एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग अपने सेशन में पॉलिटी के कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में लगभग आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वो ये कि आपके यूपीपीसीएस का आरओ का टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्द से खुद को एनरोल करा लीजिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन टीम आपके सामने हाजिर है जहां आपके लाइव क्लासेस होंगी और आप उन्हें बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में भी देख सकते हैं। साथ साथ आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक है। रेगुलर आपके डाउट सेशंस होंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा और आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। उसके साथ साथ आपके 15 फुल मॉक टेस्ट भी होंगे। यहाँ पर आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी और आपका एग्जाम ओरिएंटेड ये बैच रहने वाला है जहाँ पर आपका कोई भी किसी बैच के साथ मर्जर नहीं होगा। और इस बैच की फीस है 1499 रुपीज। आप इस बैच से जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8796796705 पर। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपकी यूट्यूब की फ्री क्लासेस का शेड्यूल आपका सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का प्राची मैम का, 8 बजे आपका इकोनॉमिक शिवांगी मैम, 9 बजे ज्योग्राफी आनंद सर, 2 बजे पॉलिटी मेरी ही होती है, 5 बजे साइंस की शिवालिका मैम की, 6 बजे आपकी हिंदी की डॉक्टर राघवेंद्र सर की, 7 बजे स्टैटिक जीके की प्राची मैम की, 8 बजे हिस्ट्री की वैभव सर की, 9 बजे आपकी यूपी जीके की अमित सर की और 10 बजे आपकी पुरुषोत्तम सर की होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? महात्मा गांधी, नेहरू जी, अंबेडकर या सरदार पटेल? तो बी आर अंबेडकर। आप चीफ आर्किटेक्ट कहें, ड्राफ्ट्समैन कहें या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहें, भारतीय संविधान का जनक कहें, वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को ही कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी आपके प्रारूप समिति के हेड थे। क्या थे बेटा? ये ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के हेड थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट ढांचा तैयार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? अपनाने की तिथि पूछिए कि हमारे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस के रूप में भी बनाते हैं। अब आप याद रखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की एडॉप्शन डेट पूछ रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन डेट। लागू करने की डेट पूछेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब ऐसा क्यों कि अपनाया इस दिन और लागू 26 जनवरी को किया? वो इसीलिए क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल रीडिंग खत्म हुई थी, तो जिस दिन फाइनल रीडिंग खत्म हुई सिग्नेचर्स के थ्रू, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और जो पूर्ण स्वराज की मांग करने के बाद 26 जनवरी को ही फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बना। तो इसीलिए हमारी संविधान सभा ने सोचा कि भाई इससे बेहतर दिन अपने संविधान को लागू करने से हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो आप क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वो अपनाने की डेट पूछ रहा है या फिर लागू करने की। आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल क्या डिक्लेयर करता है? तो 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। SSDR, सॉवरन संपन्नता, सोशलिस्ट समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य। दैट मीन्स सही आंसर क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि हमने सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों वर्ड बाद में ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और एक और वर्ड ऐड किया था प्रीएम्बल में, इंटीग्रिटी।
अखंडता। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो पार्ट 3 जिसमें आपके आर्टिकल आते हैं 12 से 35, जिसे हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। और ये कौन सी डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं? तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र का प्रोत्साहन करते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, 4 में डीपीएसपी और 5th यूनियन गवर्नमेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों को कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो इन्हें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अब एक बात गौर से सुनिएगा कि इस अमेंडमेंट से हमने 10 ड्यूटीज ऐड की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, 4A पार्ट ऐड किया और एक नया आर्टिकल शामिल किया, आर्टिकल 51A। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमने इस पार्ट को शामिल किया जिसमें 10 ड्यूटीज ऐड की। लेकिन क्वेश्चन में पूछें कि बताओ लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड की थी? तो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जो एजुकेशन से रिलेटेड है और कहती है कि अगर आप पेरेंट हैं और गार्जियन हैं और आपका 6 से 14 साल तक की उम्र का बच्चा है तो आप उसे एजुकेशन देंगे, आप उसे शिक्षा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है? तो अगर हम लोग बात करें राइट टू इक्वालिटी की तो वो 14 से 18 जो है वो आपके इक्वालिटी राइट्स है, समानता के अधिकार हैं जो इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। फिर आपके 19 से 22 फ्रीडम राइट है, 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और आपके 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21 काफी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे राइट्स इसी आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। आप लोगों का फेवरेट राइट भी इसी के थ्रू फंडामेंटल राइट है। कौन सा? राइट टू चूज पार्टनर, साथी चुनने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का और दैहिक स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके आर्टिकल 19 के पहले फ्रीडम में है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है। कल्चरल राइट्स आपके आर्टिकल 29 to 30 दिए हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये कि कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन? अरे वाह, अब जल्दी से आंसर दे सकते हैं 21A, जिसे हमने बाद में ऐड किया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जो कहता है कि अगर 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर है, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड की गई थी। नेक्स्ट, रिट्स कैन बी इशूड बाय, रिट्स कौन इशू कर सकता है? पार्लियामेंट। रिट क्या होते हैं? एक तरीके से आदेश होते हैं, कमांड होते हैं जो हमारी जुडिशरी के थ्रू इशू किए जाते हैं। तो 2 कोर्ट हैं जो रिट इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू करता है और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी मामलों में भी रिट इशू करता है। इसका मतलब हाई कोर्ट के रिट पावर सुप्रीम कोर्ट के रिट पावर से ज्यादा होती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी इज दी राइट आंसर। पूछे कि रिट्स कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? तो ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, हार्मनी, लेकिन टैक्सेस देना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं है। डीपीएसपी को हमने बोरो किया था आयरलैंड से और आयरलैंड ने बोरो किया था स्पेन से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है, जिसमें आर्टिकल आते हैं आपके 36 to 51। आगे बढ़ते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं? जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल। तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, बाकी प्रीएम्बल, ड्यूटीज, डीपीएसपी ये सब नॉन जस्टिसेबल है। और आर्टिकल 37 इन्हें नॉन जस्टिसेबल बनाता है, क्योंकि ये कहता है कि स्टेट की सिर्फ ड्यूटी है कि वो इन डीपीएसपी को फॉलो करे, बट आपको किसी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं देता। यूनिफॉर्म सिविल कोड खबरों में बहुत रहता है, जनरली पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में है? तो 44 में है।
असम ने पास करा, गुजरात ने पास करा, उत्तराखंड में लागू है। 40 पंचायतों का गठन कराता है, 45 एजुकेशन और 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलगाव करता है। फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी बताया कि वही जस्टिसेबल है, न्यायिक है, और आर्टिकल 32 इन्हें जस्टिसेबल बनाता है, जो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार देता है। आप एनफोर्सिएबल ए और सी दोनों हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है आपके? जस्टिसेबल। अच्छा, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट आगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, हमारे प्रेसिडेंट का कैसा इलेक्शन होता है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचन मंडल के द्वारा, जिसमें इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, और दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को ऐड किया गया था 70th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब इसमें जम्मू कश्मीर भी ऐड कर दिया जाएगा जब वहां की भी विधानसभा के इलेक्शंस हो जाएंगे, गठन हो जाएगा सब। मिनिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट की? 35 ईयर्स। क्या कोई उनकी मैक्सिमम एज होती है क्या? नहीं, कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती और कोई लिमिट भी नहीं होती। जितनी बार चाहे उतनी बार वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता हो, इंडियन सिटीजन हो, 35 वर्ष के हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। हमारे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, और सीजीआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे, लेकिन याद रखना कि वो राज्यसभा के चेयरमैन है, बट राज्यसभा के मेंबर सदस्य नहीं है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का भाग है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता है। मनी बिल को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बताइए। अच्छा, पहले आर्टिकल 1 बताइए क्या कहता है कि इंडिया जो है वो फेडरल, इंडिया क्या डिक्लेयर करता है? फेडरल स्टेट, संघीय स्टेट नहीं। इंडिया कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। किसी स्टेट को हमने से अलग होने का अधिकार नहीं है और हमने किसी स्टेट के साथ कोई समझौता नहीं किया। मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी हुई है। मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और किसी मिनिस्टर के थ्रू, मंत्री के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से। लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? तो लोकसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अपना स्पीकर चुन लेते हैं और वो इलेक्शन की डेट डिसाइड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव पावर, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित हैं? तो वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर में, प्रधानमंत्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से काम करते हैं, जिनके हेड पीएम होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं और प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं। संसदीय सरकार है इसलिए दोनों हेड प्रेजेंट है। और नॉमिनल पावर किस में लाई करती है? हमारे प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में। और रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पीएम की अपॉइंटमेंट होती है और पीएम की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू, क्योंकि आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। क्या अपनी मनमर्जी से? नहीं। जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी लोकसभा में वो नहीं, तो कोएलिशन वो भी नहीं, तो अपनी डिस्क्रिशन से, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर विश्वास मत हासिल करना होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली किसे रिस्पॉन्सिबल होती है? तो प्रेसिडेंट को। और पूछेंगे कि कलेक्टिवली किसे रिस्पॉन्सिबल होती है? तो लोकसभा को उत्तरदायी होती है। कलेक्टिवली लोकसभा को और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट को, क्योंकि लोकसभा में ही इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अगर कोई केस नहीं फाइल कर सकता तो उसके बिहाफ पर या कॉमन पब्लिक का ज्यादा फायदा हो रहा हो तो PIL फाइल की जा सकती है। किसमें कहा जाता है कि अनुदान की मांग में 100 रुपए की कमी कर दी जाए? टोकन कट मोशन में कहा जाता है। पॉलिसी कट में कहते हैं
कि 1 रुपए की कमी कहाँ की जाए, तो पॉलिसी कट मोशन, नीति कटौती प्रस्ताव। ये कटौती प्रस्ताव तब पेश किए जाते हैं जब बजट को लोकसभा में पास करा रहे हैं, तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अनुदान की मांगों में कमी करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ पैसे से कम करना हो तो इकोनॉमी कट मोशन, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। कौन सा आर्टिकल सुशासन की बात करता है, तो आर्टिकल 37, क्योंकि वही कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि वो डीपीएसपी को फॉलो करे, फॉलो करेंगे तो सरकार सुशासन करेगी। अगर पूछें कि कौन सा आर्टिकल है जो वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 38। कुछ भी पूछें आपको आंसर पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराता है, ईसीआई। हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के इलेक्शन हमारा ईसीआई ही कराता है। इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, लेकिन वो तब हटाएंगे जब संसद से रिमूवल मोशन पास हो जाएगा। अपनी मनमर्जी से कभी भी नहीं हटा सकते। इंडिया क्या है, एक फेडरल स्टेट है, संघीय, लेकिन यूनिटरी फीचर्स, कॉन्फेडरेशन है या प्रेसिडेंशियल स्टेट है, तो एक फेडरल स्टेट है लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव है। रेजुडरी पावर्स किसके पास है, सेंटर के पास है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो तीनों ही लिस्ट में नहीं होता उस पर कानून हमारा संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। 7th शेड्यूल सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स को डिवाइड करती है 3 लिस्ट के फॉर्म में, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है 2 तरीके से, इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल 2 आर्टिकल में है, 356, 365। 356 कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हुआ, उस वजह से प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो आर्टिकल 356। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, वित्तीय आपातकाल, और ये इमरजेंसी अब तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगी है। अगर देश की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। इलेक्शन कमीशन कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 324 में ईसीआई के बारे में है, जहां एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कैग को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी सरकार के खर्चों को ऑडिट करता है, और सरकार के पास पैसा कहाँ से आया, हम लोगों ने टैक्स में दिया। अल्टीमेट सॉवरेन, अंतिम संप्रभुता भारत की जनता में ही निहित है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष है, क्योंकि जिनका भी नाम उनकी वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है वो सब ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कॉमन जुरिस्डिक्शन कौन सा है, कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों ही रिट इशू कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। एक अविश्वास प्रस्ताव कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही, और पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है, कारण नहीं बताना होता और इन्हें त्याग देना आवश्यक होता है। 6th शेड्यूल में इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है, तो आपकी असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, लेकिन गोवा नहीं है। ये 6th शेड्यूल में नहीं दिया हो। स्पीकर की वोट को हम कास्टिंग वोट कहते हैं, क्योंकि वो तब वोट करता है जब टाई हो जाता है, दोनों तरफ इक्वल वोट्स हों, लेकिन उसे हटा रहे होंगे तो पहली बार में वोट करेगा, बाकी तब वोट करेगा जब टाई हो जाएगा। कितने दिन का प्रायर नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, 14 डेज का। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, महाभियोग है। कैग का आर्टिकल 148 जो हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों को ऑडिट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 50 क्वेश्चन की हेल्प से आप लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम अपनी क्लास में, और आप लोगों को ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल लगा होगा। हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन बैच में जुड़ सकते हैं। पहली बार चैनल पे जुड़े थे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सेशन को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।